आगामी 7वीं, 8वीं और 9वीं जेपीएससी सिविल सेवा के सभी प्रतियोगियों, सभी छात्र छात्राओं को डॉक्टर अनिल मिश्रा का नमस्कार। आज हम जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सेकंड पेपर के सिलेबस के चैप्टर 1 के अंतर्गत विद्यमान कुछ परंपरागत शासन प्रणाली के बारे में बात करेंगे और साथ ही यह भी देखेंगे कि किस प्रकार गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पंचायती राज संस्था की स्थापना से, सरकारी पंचायती राज संस्था की स्थापना से जनजातियों की परंपरागत शासन प्रणाली में बदलाव आया है। अब सबसे पहले हम देखेंगे मांझी परगना शासन प्रणाली। यह शासन प्रणाली झारखंड की संथाल जनजाति में प्रचलित है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, साथ ही साथ यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति भी है। झारखंड में संथाल जनजाति का मुख्य संकेंद्रण संथाल परगना क्षेत्र है और ऐसा माना जाता है कि संथाल जनजाति के नाम पर ही इस क्षेत्र का नामकरण संथाल परगना हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में संथाल जनजाति की कुल आबादी लगभग 27.5 लाख है। राज्य की कुल जनजातीय आबादी का यह लगभग 32% और राज्य की कुल जनजातीय आबादी का यह लगभग 1/3 भाग है। अर्थात झारखंड की यह सबसे डोमिनेंट ट्राइब है। झारखंड में इसका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि झारखंड में पावर शेयरिंग में इसका अनुपात ज़्यादा होता है। अब हम लोग बात करेंगे इनकी परंपरागत शासन प्रणाली के बारे में जो 3 स्तरों पर पाई जाती है और यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि झारखंड की अन्य जनजातियों की तुलना में संथाल जनजाति की परंपरागत शासन प्रणाली अधिक कठोर है। इसके 3 स्तर हैं। पहला गांव के स्तर पर पंचायत, दूसरा अनेक गांवों के स्तर पर पंचायत और तीसरा है अनेक परगना को मिलाकर हंट काउंसिल, दिसुम परगना, लोबीर या बैसी सेंद्रा, अलग अलग नाम है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गांव के स्तर पर इनका पंचायत कैसा होता है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि संथाल जनजाति में प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है और इस पंचायत में गांव के सभी वयस्क व्यक्ति शामिल होते हैं, जिसे संथाल जनजाति में भोदरो प्रजा कहा जाता है। जब भी कोई मामला मांझी के समक्ष रखा जाता है, कोई भी वैसा विवाद, कोई भी वैसा झगड़ा, तो मांझी भोदरो प्रजा अर्थात गांव के वयस्क व्यक्तियों की सलाह और विचार विमर्श के पश्चात ही कोई निर्णय या फैसला सुनाता है। संथाल जनजाति में ग्राम पंचायत के 5 प्रमुख स्तंभ हैं, 5 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं। मांझी, परानिक, जोग मांझी, जोग परानिक और गोड़ैत। इन 5 व्यक्तियों से मिलकर जो संस्था बनती है इसे संथाल जनजाति में मोड़े होड़ कहते हैं। मोड़े होड़ का अर्थ होता है 5 आदमी या 5 व्यक्ति। अब हम लोग यहाँ पर एक 1 बाय 1 एक एक करके ग्राम पंचायत के स्तर पर जो इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज हैं, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारीगण हैं, इनके बारे में जान लें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मांझी। संथाल जनजाति की परंपरागत शासन प्रणाली में मांझी गांव का मुखिया होता है।
जिसे मांझी कहते हैं और प्रधान भी कहते हैं। कोई भी विवाद अगर गांव के अंदर उत्पन्न हो रहा है, डिस्प्यूट, तो वह विवाद मांझी के समक्ष रखा जाता है, ग्राम पंचायत में रखा जाता है और मांझी उस पर भोदरो प्रजा और अन्यों की सहायता से कोई निर्णय लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे, हाँ, इसके अलावा यह भी जानना आवश्यक है कि अंग्रेज शासनकाल में, ब्रिटिश पीरियड में, मांझी को मालगुजारी वसूलने का भी अधिकार था, अर्थात बड़ा इसे व्यापक अधिकार था, इमेंस पावर था। अब दूसरा जो फंक्शनरी है वह है परानिक। परानिक मांझी का सहायक होता है और चूंकि वो ही इज द असिस्टेंट ऑफ द मांझी, सो ही इज ऑल्सो नोन एज उप प्रधान, इसलिए इसे उप प्रधान भी कहते हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शनरी इज, तीसरा जो महत्वपूर्ण पदाधिकारीगण है वो है जोग मांझी। इनफैक्ट जोग मांझी मांझी का उप सचिव होता है, वह गांव का सरदार कहलाता है और गांव में होने वाले विवादों का एक रिकॉर्ड भी वह रखता है। वह गांव के युवक और युवतियों का चारित्रिक अभिभावक भी होता है। एक तरह से गांव के युवक और युवतियों पर वह सामाजिक अनुशासन स्थापित करने का कार्य करता है और यह भी देखता है कि कोई भी अनैतिक कार्य गांव में न होने पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है जोग प्राणिक। जोग प्राणिक मांझी का सहायक होता है, जोग मांझी का सहायक होता है, सॉरी, जोग प्राणिक जोग मांझी का सहायक होता है। अगला इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है गोड़ैत। इनफैक्ट गोड़ैत मांझी का गांव में संदेश वाहक है, मैसेंजर ऑफ मांझी, और गोड़ैत गांव वालों को पंचायत की बैठक और पंचायत के फैसलों के बारे में सूचना प्रदान करता है। अगला इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है नायके। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, मुंडा और उरांव जनजाति में गांव का पुरोहित या पुजारी पाहन कहलाता है। सिमिलरली संथाल जनजाति में गांव का पुजारी या धार्मिक गुरु नायके कहलाता है और नायका का मुख्य कार्य क्या है? गांव के लोगों के धार्मिक क्रियाकलापों का संचालन करना। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल देखेंगे, दूसरा स्तर है परगना का स्तर, परगना पंचायत। संथाल जनजाति में 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परगना का गठन होता है। यह एक प्रकार का इंटर विलेज काउंसिल या अंतर ग्रामीण परिषद है, जिसका जिक्र हम लोग पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। इस इंटर विलेज काउंसिल का हेड परगनैत कहलाता है और परगनैत का मुख्य कार्य क्या है? अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले 15 से 20 गांवों के अंदर अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है और मांझी गांव का मुखिया इस विवाद के समाधान में सक्षम नहीं हो पाता है या कोई व्यक्ति मांझी के इस विवाद से असंतुष्ट है, तो ऐसी स्थिति में वह परगना पंचायत में अपील करेगा और परगनैत उसकी सुनवाई करेगा। अब अगला जो तीसरा स्तर है, इसमें संथाल जनजाति में कुछ क्षेत्रों में तीसरे स्तर पर दिसुम परगना पाया जाता है और कुछ क्षेत्रों में तीसरे स्तर पर शिकार परिषद पाया जाता है, जिसे लोबीर या सेंद्रावैसी भी कहते हैं। अब दिसुम राजा सभी परगना के ऊपर होता है और और वैसा मामला, वैसा डिस्प्यूट जो गांव पंचायत और परगना के स्तर पर सुलझ नहीं पाया है, दिसुम परगना में उसकी सुनवाई होती है। कुछ क्षेत्रों में शिकार परिषद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हंट काउंसिल, पाया जाता है, जिसे लोबीर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सेंद्रावैसी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो प्रधान होता है, मुखिया होता है, वो दिहड़ी कहलाता है। इस हंट काउंसिल में
या लोबीर में या फिर सिंद्रावैसी में वैसे मामले रखे जाते हैं जिन पर ग्राम पंचायत और परगना पंचायत निर्णय देने में सक्षम नहीं रहा है और यहाँ ऐसे फैसले की सुनवाई होती है। इसका निर्णय फाइनल होता है और संथाल जनजाति में यह सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और यह आधुनिक सुप्रीम कोर्ट के समान है। इसका निर्णय सर्वमान्य है और सभी के लिए बाध्यकारी होता है, अर्थात इसके निर्णय के विरुद्ध फिर आप कहीं अपील नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट परंपरागत शासन प्रणाली के बारे में हम बात करेंगे, वो है ढोकलो सोहर शासन प्रणाली और इस चैप्टर का यह अंतिम परंपरागत शासन प्रणाली है जिसका हम सभी को अध्ययन करना है। यह परंपरागत शासन प्रणाली मुख्य रूप से खड़िया जनजाति में प्रचलित है और झारखंड में खड़िया जनजाति की 3 उपजातियां हैं। पहली उपजाति है हील खड़िया, जिसे हम पहाड़ी खड़िया भी कहते हैं। दूसरा है दूध खड़िया और तीसरा है ढेलकी खड़िया। हील खड़िया या पहाड़ी खड़िया झारखंड में आदिम जनजाति समूह की श्रेणी में शामिल है, जिसे हम प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप कहते हैं। हालांकि वर्तमान में इसका संबोधन बदल चुका है। अब इसे आदिम जनजाति समूह न कहकर हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहते हैं, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PVTG, इसका एक्रोनिम हुआ। और हिंदी में कहते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। ऐसा इसलिए किया गया है यह बदलाव संबोधन में, क्योंकि आदिम जनजाति कहने से थोड़ा अपमान का बोध होता था, इसलिए इनका नामकरण अब बदल दिया गया है और अब इन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह शब्द से संबोधित किया जाता है। हील खड़िया या पहाड़ी खड़िया का मुख्य संकेंद्रण सिमडेगा जिला का कोलेबिरा प्रखंड में है। यहीं पर इनका मेजर कंसंट्रेशन है और ये अभी भी अत्यंत पिछड़ी हुई हैं। खड़िया जनजाति की सभी श्रेणियों में यह सबसे पिछड़ी हुई श्रेणी है। पहाड़ पर निवास करती है, जंगल में निवास करती है, स्थानांतरित कृषि करती है, खाद्य संग्रहण और शिकार करती है, अर्थात अभी भी ये बिल्कुल ही इनकी अर्थव्यवस्था प्री एग्रीकल्चरल मोड ऑफ टेक्नोलॉजी की अवस्था में है। दूसरी इसकी उपजाति है दूध खड़िया। दूध खड़िया का मुख्य संकेंद्रण गुमला जिला का सिसई क्षेत्र है और खड़िया जनजाति की तीनों उपजातियों में यह सबसे विकसित है। और सिर्फ इन्हीं में यह सबसे विकसित नहीं है, बल्कि अगर हम शिक्षा का स्तर देखें, विकास का स्तर देखें, तो झारखंड की यह एक अत्यंत विकसित जनजातियों में से एक है। इसके अनेक व्यक्ति आज राज्य के और देश के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। तीसरी इसकी उपजाति है ढेलकी खड़िया। यह इन दोनों के बीच की अवस्था है और इसका मुख्य संकेंद्रण रांची और हजारीबाग जिला है। अब अगर हम लोग खड़िया जनजाति की परंपरागत शासन प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो पाते हैं कि खड़िया जनजाति की परंपरागत शासन प्रणाली के 2 स्तर हैं। पहला गांव का स्तर और दूसरा है अंतर ग्रामीण परिषद का स्तर, इंटर विलेज काउंसिल का स्तर। अब हम लोग देखेंगे गांव के स्तर पर इनमें जो परंपरागत पंचायती व्यवस्था पाई जाती है, इसका मुखिया, इसका हेड ढोकलो कहलाता है और ढोकलो का पद मुंडा, महतो और मांझी के पदों के जैसे ही समान है, सिमिलर है उसके। और गांव के स्तर पर जो विवाद उत्पन्न होता है, झगड़ा उत्पन्न होता है, उनकी सुनवाई ढोकलो करता है। अब गांव के स्तर पर ही दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी है पाहन। जैसे उरांव और मुंडा जनजाति में गांव का धार्मिक प्रमुख पाहन होता है, वैसे ही सिमिलरली खड़िया जनजाति में भी गांव के स्तर पर
जो धार्मिक पुरोहित होता है, जो धार्मिक क्रियाकलापों का संचालन करता है, वह पाहन कहलाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शनरी गांव के स्तर पर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं करटाहा। करटाहा का मुख्य कार्य है खड़िया जनजाति में शुद्धिकरण का कार्य करना, और कोई भी दोषी व्यक्ति जिसका अपराध सिद्ध हो चुका है वह तभी समाज में फिर से शामिल किया जाएगा जब करटाहा उसका शुद्धिकरण का कार्य कर दे। मतलब इसका मेन फंक्शन है प्यूरिफिकेशन का काम। अब हम लोग दूसरे स्तर पर आते हैं, और वो दूसरा स्तर है कि जैसे मुंडा जनजाति में, जैसे उरांव जनजाति में अनेक गांवों को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत का गठन होता है जिसे हम इंटर विलेज काउंसिल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार खड़िया जनजाति में भी अनेक गांवों को मिलाकर एक अंतर ग्रामीण परिषद का गठन होता है जिसे क्षेत्रीय पंचायत भी कहें, जिसे कहा जाता है, जिसका हेड, जिसका मुखिया सोहर कहलाता है। और वैसा मामला जिसका समाधान गांव के स्तर पर ढोकलों के द्वारा नहीं हो सका है, वह सोहर के पंचायत में रखा जाता है और सोहर उस पर अपना निर्णय देता है। वर्तमान में झारखंड की जनजातियों की परंपरागत शासन प्रणाली में बदलाव देखने को मिलता है। यह बदलाव सरकार के द्वारा प्रायोजित पंचायती व्यवस्था और पुलिस और प्रशासन के हस्तक्षेप के कारण है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि जब इस क्षेत्र में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पंचायती राज संस्था की स्थापना होने लगी और साथ ही साथ जनजातीय जीवन में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का हस्तक्षेप होने लगा, इनकी परंपरागत शासन प्रणाली का ह्रास हुआ है और इनकी परंपरागत शासन प्रणाली अब समस्याओं और विवादों के निपटारा में बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रह गई है। अब इनकी परंपरागत शासन प्रणाली सिर्फ और सिर्फ सोशल कंट्रोल और जो सामाजिक नियम हैं गांव में, उनकी स्थापना में ही सक्षम है। जो व्यापक मुद्दा है, जो बड़ा मुद्दा है, इस पर अब यह निर्णय नहीं ले पाता है और इसके लिए या तो परंपरागत पंचायती राज संस्था निर्णय लेती है या फिर पुलिस प्रशासन इसका निर्णय करती है। इस क्षेत्र में सरकार के द्वारा प्रायोजित पंचायती राज संस्था के प्रवेश से, शामिल होने से जो परंपरागत शासन प्रणाली है और जो सरकारी पंचायती राज संस्था है, इसमें एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है, एक कन्फ्लिक्ट इमर्ज किया है। और वो कन्फ्लिक्ट है इसलिए है क्योंकि जो झारखंड के शेड्यूल्ड एरिया हैं, जो यहाँ के अधिसूचित क्षेत्र हैं, अधिसूचित क्षेत्र मतलब जहाँ जनजातीय जनसंख्या बहुल क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में सरकारी पंचायती राज संस्था की स्थापना कर दी गई है और परंपरागत पंचायती राज संस्था की उपेक्षा की गई है। और हम जानते हैं कि पेशा कानून जो शेड्यूल्ड एरिया पर लागू होना है, इस पेशा कानून के 22 प्रावधानों में से सरकार ने सिर्फ 7 प्रावधानों को लागू किया है और जो गैर अधिसूचित क्षेत्र में पंचायती राज संस्था विद्यमान हैं, उनके ही नियम इन क्षेत्रों के शेड्यूल्ड एरिया के अधिसूचित क्षेत्र के पंचायती राज संस्था, परंपरागत पंचायती राज संस्था में भी प्रभावी कर दिए गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज जो वैधानिक पंचायती राज संस्था है वह एक पैरेलल सिस्टम के रूप में, एक पैरेलल पंचायत के रूप में, समानांतर पंचायत के रूप में ट्रेडिशनल पंचायत के साथ विद्यमान है। इसकी वजह से परंपरागत शासन प्रणाली के प्रभाव में कमी आई है। कर दिए थे ना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग सेकंड पेपर के किसी एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।